बिल्कुल नहीं है। शहर का विकास अवरुद्ध करना और कहीं न कहीं मेयर को दागी सिद्ध करना। मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई ऐसा कागज़ हो कि मैंने लिखा हो कि ये सड़क नहीं बनी और इसका भुगतान मत कर दो, ये सड़क खराब बनी इसका भुगतान कर दो। ये गंदी सोच का पार्षद वहाँ आकर के मेरी कुर्सी पे बैठ गया। देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगा था वो बिल्कुल निराधार सिद्ध हुआ है। जाँच में बिल्कुल मुझे नीट क्लीन चिट मिली है। निश्चित रूप से वो ठेकेदार परेशान होंगे जिन्हें घटिया काम करना है, जिन्हें जाँच से बचना है, जिन्हें सामान वहाँ पे नहीं लगाना। और तो लगभग 50-55 करोड़ रुपए के मेरे कार्यकाल में काम हुए, उसमें से भी हमने सरकार को 20 करोड़ रुपए बचा के दिए। 12 करोड़ रुपए के एजेंसी वर्क कराए गए, ढाई लाख रुपए की 12 करोड़ की एजेंसियां निकाली और अपने चहेते ठेकेदार और चहेते पार्षदों में बांट। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उनका भारी इन्वॉल्वमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी खास मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी खास मुलाकात करवाने जा रहे हैं। लेकिन खास मुलाकात करवाने से पहले जो रुड़की नगर निगम की राजनीति गरमाई हुई है, उसको लेकर पार्षद अलग प्रेस मीट कर रहे हैं और मेयर साहब ने भी प्रेस मीट करी थी, जो कि 28 तारीख से पहले मेयर थे, लेकिन अब पूर्व मेयर बन चुके हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं पूर्व मेयर गौरव गोयल के पास और जानते हैं गौरव गोयल जी से आखिर क्या ऐसे कारण बने कि जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और क्या ऐसे कारण बने कि पौने 4 साल में उनकी नगर निगम बोर्ड सदन नहीं चल पाया। जी नमस्कार गौरव गोयल जी। नमस्कार जी। गौरव गोयल जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको जनता ने जिता के, निर्दलीय जिता के मेयर बनाया और मेयर बना के आपको मेयर की कुर्सी पे बैठाया। लेकिन ऐसे क्या कारण बने कि आपने उनकी कसौटी पे खरा ना उतर के इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैंने कल पत्रकार वार्ता की थी और लगभग 1 घंटा चली पत्रकार वार्ता में मैंने इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की, बताया, सभी मीडिया को बताया। आप पूछते हैं तो मैं इसकी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। नगर निगम में मेरे चयन होने के बाद में हमारे यहाँ पे जो यहाँ पर 2 अधिकारी थे, नूपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट, नगर आयुक्त और सह नगर आयुक्त, वो पूर्णतः राजनीतिक व्यक्ति थे और क्योंकि वो इसी उनकी होम डिस्ट्रिक्ट, होम सिटी यही है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसके अंदर उनका भारी इन्वॉल्वमेंट था। ये सभी लोग जानते हैं कि नगर निगम के जो महापौर की जिम्मेदारी है नगर निगम एक्ट में, उनके पास न तो कोई वित्तीय अधिकार है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकार है। लेकिन गौरव जी, एक आपको रोकते हुए सवाल पूछना चाहेंगे कि शासन और प्रशासन अधिकारी के होम टाउन कभी भी पोस्टिंग नहीं होती है। देखिए, यही उन्होंने जालसाजी करके और अब ये दिखा करके मेरी शादी मुजफ्फरनगर हुई और उन्होंने यही शासन में बड़ा जालसाजी की और बड़े अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपना डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर चेंज कराया, जबकि उनका घर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और यहीं वो जन्म हुआ उनका और यहीं पढ़ी लिखी और यहीं पे उनकी नौकरी की उन्होंने सारे जीवन। अब सलेमपुर में रहती हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। आज भी वो हरिद्वार के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट की नौकरी करती हैं और रोज़ाना अपनी सरकारी गाड़ी से अपने रुड़की स्थित, सलेमपुर स्थित आवास पर आती हैं, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। अपनी 9 साल की पीसीएस की नौकरी में मात्र 2 साल वो पहाड़ पे उन्होंने दूसरे ज़िले में, टिहरी ज़िले में नौकरी की। 7 साल से वो हरिद्वार ज़िले के अंदर नौकरी कर रही हैं। 2 साल उन्होंने पहले नौकरी की, अभी लगातार 5 साल से वो हरिद्वार ज़िले में है। एक पीसीएस जैसा अधिकारी, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी ज़िले में शायद 3 साल से ऊपर नहीं रहते, ऐसे स्थिति में वो 5 साल तक इस ज़िले में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जमी हुई हैं। तो उनकी राजनीतिक अप्रोच और पॉलिटिकल अप्रोच का आप लोग पता लगा सकते हैं कि कितने राजनीतिक शातिरता से वो यहाँ पे। अगर जो शासनिक अधिकारी की माने और मेयर की माने तो तालमेल होता है, जैसे भी देश चलता है। तो आप लोगों के अंदर वो तालमेल क्यों नहीं नजर आया? देखिए, मुझे पहले ही दिन ये कह दिया गया कि आप सत्ता को हरा करके नगर निगम में महापौर के पद पर आए हैं। अधिकारियों की मीटिंग मेरे साथ से यहाँ आई कि सत्ता का जो केंद्र है वो नगर निगम में महापौर का कार्यालय ना हो करके मयंक गुप्ता जी के घर से दोनों अधिकारी संचालित और उनके बताए हुए दिशा निर्देशों के पालन वो लोग करते थे, ना कि महापौर। ऐसी स्थिति में जब जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, मेरे सिर पे एक जिम्मेदारी रखी है और उस जिम्मेदारी का मैं निर्वाह नहीं कर पा रहा और जो मेरे सामने चुनाव हारे हैं उनके घर से, सत्ता के घर से वो लोगों ने सत्ता चलाई है, तो निश्चित रूप से मतभेद होने स्वाभाविक थे। जहाँ जहाँ मुझे खामियां मिली मैं उन्हें लगातार चेताता गया, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि महाभ्रष्ट दोनों अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सीमाएं पार की, जिस बात की प्रमाणिकता उनके वर्ष 2020-21 और 21-22 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें भी साफ साफ दर्शाती है कि किस सीमा तक जाकर उन्होंने रुड़की नगर निगम में भ्रष्टाचार किया। करोड़ों रुपए की नेताओं के चहेते लोगों के नाम खातों में सैलरी डलवा दी गई।
इसके अलावा 12 करोड़ रुपए के एजेंसी वर्क कराए गए, 2.5 लाख रुपए की 12 करोड़ की एजेंसियां निकाली और अपने चहेते ठेकेदार और चहेते पार्षदों में बांट दी गई, जिस कारण से नगर निगम में गुटबाजी को इन्होंने आसमान पर ले जाके खड़ा कर दिया। कुछ पार्षदों के गुट बना दिए, कुछ ठेकेदारों के गुट बना दिए, साथ साथ कर्मचारियों के गुट बना दिए। गौरव जी, अभी आपने बताया है कि मीटिंग महापौर से ना होके मयंक गुप्ता से होती थी, तो मयंक गुप्ता क्या लगभग 20,000 लोगों ने आपको जिताया है, 20,000 जनता के लोगों ने आपको 30,000 लोगों ने, तो 30,000 लोगों का अकेले भूमिका मयंक गुप्ता जी निभा रहे थे? नहीं, देखिए, मेयर की भूमिका तो वो अपने घर से चला रहे थे, क्योंकि अधिकारी उनकी जेब के थे। यहाँ पर जो भी अधिकारी रुड़की में आता है उसकी इच्छा होती है कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए, और वो सत्ता के नज़दीक बने रहने का प्रयास करता है। सब विदित है, जब वो चुनाव लड़े थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मयंक गुप्ता जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एंट्री मेरे बेडरूम तक है। तो अधिकारियों में इतना भय था कि निश्चित रूप से वो मयंक गुप्ता जी के आगे पीछे घूमते थे, और निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पे खूब भ्रष्टाचार मयंक गुप्ता जी ने उनके द्वारा कराया, अपने अनैतिक कार्य कराए। आप देख सकते हैं बीटीगंज की लीज की जो संपत्ति है, जिसको नगर निगम मेरे द्वारा हाई कोर्ट तक मुद्दा ले जाया गया, और शायद अब जल्दी ही वो संपत्ति नगर निगम में निहित होगी, लेकिन लगभग 15 लीज की करोड़ रुपए। संपत्ति में तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगा था वो बिल्कुल निराधार सिद्ध हुआ है। जांच में बिल्कुल मुझे नीट क्लीन चिट मिली है, और मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का आरोप नहीं है। अलबत्ता मैंने वो 15 करोड़ रुपए की संपत्ति नगर निगम को बचा के दी, जिसके विपरीत प्रदीप बत्रा जी ने 75 लीज की संपत्तियां लोगों को दी, 75 हज़ार रुपये की रसीद दी, और कितना पैसा उनसे लिया गया ये नगर निगम क्षेत्र के जो दुकानदार हैं, चाहे वो पटियाला लस्सी के पास वाली दुकानें हो, रामनगर की दुकानें हो, लोगों ने उनके चुनाव में बैनर लगा करके बताया। वहाँ के दुकानदारों ने बैनर लगा के सड़कों पे बताया कि प्रदीप बत्रा जी द्वारा क्या कृत्य उनके साथ किया गया था। गौरव जी, आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अगर जो देखा जाए तो समय समय पे भ्रष्टाचार के आरोप आपके ऊपर लगते रहे। कोई आरोप हो तो आप नहीं, सुन तो लीजिए कि जैसे 25 लाख रुपए मांगने की एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी, फिर एक नीरज नाम के व्यक्ति हैं, उनकी जो वाइफ थी उनके साथ छेड़छाड़ का मामला, तो इस तरीके के काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगे। देखिए, फलदार वृक्ष पर लोग पत्थर मारते हैं, और राजनीति में षड्यंत्र होना एक आम बात है। जिस नीरज अग्रवाल केस की आप बात कर रहे हैं, उसकी पुलिस ने 2 बार जांच की। 2 बार जांच करने के बाद पुलिस ने एफआईआर लगाई, और कोर्ट ने उस मुकदमे को झूठा पाया। झूठा पाने के बाद वो मुकदमा समाप्त कर दिया गया। आरोप आप किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आरोपित तभी व्यक्ति होता है जब वो आरोप सिद्ध होते हैं। वो मुकदमा समाप्त कर दिया गया। आरोप जिस 25 लाख की आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए वो मुकदमा कब का पुलिस ने निराधार और झूठा पाया। उसमें तथ्यहीन मुकदमा था, कोई रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं मिली, ओरिजिनल मोबाइल डिवाइस नहीं मिली। वो रिकॉर्डिंग करके, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, आप देखेंगे मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, आप किसी की भी आवाज़ डालिए तो उसकी कटिंग्स करके आप कैसी भी आवाज़ बनाइए। जो ऑडियो मेरे खिलाफ चली थी उसके अंदर लगभग 60 कटिंग्स थी। 3 मिनट की ऑडियो के अंदर 60 बार कटिंग करके एक ऑडियो मिश्रित की गई थी, जिसको पुलिस ने बिल्कुल निराधार मानते हुए, तथ्यहीन मानते हुए, उसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठा पाया। गौरव जी, अगर तो जनता की माने तो जनता बोल रही है कि मेयर गौरव गोयल ने बहुत जल्दी की है इस्तीफा देने में, और वहीं अगर तो दूसरी तरफ पार्षदों की माने तो वो बोल रहे हैं बड़ी देर करी है, क्योंकि भ्रष्टाचार 300 करोड़ रुपए का बहुत सारे ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। तो जनता ठीक है या पार्षद ठीक है? देखिए, काम ही हमने 50 करोड़ के कराए। हमने अपने कार्यकाल में 50 से 55 करोड़ रुपए के बीच के मात्र काम निर्माण के हुए हैं। सबसे पहले तो आप उनसे जवाब पूछिए जो 300 करोड़ की बात करते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता नगर निगम का कितना बजट है, हर साल राज्य वित्त और केंद्र वित्त से कितना पैसा आता है, बोर्ड इनकम क्या है और खर्चे क्या हैं। जिसे इस बारे में जानकारी नहीं है वो 300 करोड़ भी बता सकता है और 30,000 करोड़ भी बता सकता है। हमारा साल का बजट अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 करोड़ रुपए वित्त साल का है, जिसके अंदर और बहुत सारे खर्चे हैं निर्माण सहित। तो लगभग 50-55 करोड़ रुपए के मेरे कार्यकाल में काम हुए। उसमें से भी हमने सरकार को 20 करोड़ रुपए बचा के दिए, क्योंकि बिलो रेट के टेंडर गए। ये विधायक जी के कामों की तरह नहीं हुआ कि टेंडर को बिलो रेट नहीं गया, 100 रुपये का काम 100 रुपये में कराया गया। हमारे 100 रुपये का काम 60 रुपये में हुआ। हमने 40 रुपये बचा के सरकार को दिए, क्योंकि कमीशन खोरी की प्रथा हमें ख़त्म करनी थी। हमने जो सड़कें टूटी उनके लिए लिखा वहाँ पर कि इनके IIT से जाँच कराओ, सरकारी संस्थाओं से जाँच कराओ। कहीं बिलों की वजह से तो नहीं सड़कें टूटी पड़ रही हैं। अभी आपने देखा होगा राजकीय इंटर कॉलेज की बैक साइड वाली सड़क पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। फिर चंद्रपुरी वाली जो रोड है वो भी एक जगह से धंसने वाली है। मतलब ये पूरे शहर की दशा हो रखी है सड़क। जो बात आप कह रहे हैं यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि शहर की सड़कों की दशा इतनी ख़राब है, क्वालिटी इतनी ख़राब है, इसीलिए तो मैं IIT की जाँच लिखता हूँ।
मैंने जितनी सड़कों पे आईटी की जांच के लिए लिखा है वो इसीलिए तो लिखा है कि सड़कों की दुर्दशा हो रही है। पूर्व अधिकारियों ने इतनी कमीशनखोरी का धंधा शुरू कर दिया था कि इतनी गंदी सड़कें शहर में बन रही है। अगर मैं सड़कों की जांच के लिए लिखता हूं तो इसमें क्या मेरी मंशा हो सकती है? निश्चित रूप से वो ठेकेदार परेशान होंगे जिन्हें घटिया काम करना है, जिन्हें जांच से बचना है, जिन्हें सामान वहाँ पे नहीं लगाना और ठेकेदारी करनी है। ऐसे लोग आपका बार बार कहना है कि मैंने जांच के आदेश दिए हैं, आईआईटी से जांच के आदेश दिए हैं, कोर कटिंग के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ऐसे कारण बने कि अभी तक जांच नहीं हो पाई? मैंने लगभग 250 फाइलों पे टिप्पणी की कि इनकी आईटी से जांच कराई। नुपुर वर्मा ने मात्र 25 की जांच कराई। 225 को ठेकेदारों को डरा करके कि मेयर ने आपकी फाइल पे जांच लिखा है, उनने डरा धमका करके उनसे और कुछ अपना निजी स्वार्थ साध करके उनके भुगतान कर दिए। जिन 25 की जांच हुई उसमें से 22 की रिपोर्ट खराब आई, उन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, उन्हें ब्लैकलिस्ट ना करके उनके भी भुगतान कर दिए। तो सीधा सीधा सवालिया निशान है उन पर, अधिकारियों पे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे। आपको पूछना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सब कुछ साफ साफ है। 12 करोड़ रुपए के एजेंसी वर्क अपने निजी ठेकेदारों से और निजी पार्षदों को देकर के उन्होंने आर्थिक लाभ पहुंचाया। जी, लेकिन अभी तक वो सवाल का जवाब नहीं मिला कि जनता की कसौटी पे आप खरी नहीं उतर पाए। जनता का कहना है कि बहुत जल्दी करी इस्तीफा देने के लिए। देखिए, जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था, निश्चित रूप से मानिए बोर्ड की मीटिंग में किस तरह एक उपद्रवी पार्षद, एक गंदी सोच का पार्षद वहाँ आकर के मेरी कुर्सी पे बैठ गया। और समझिए हर बोर्ड की बैठक में उनको झगड़ा करना है। सिर्फ मानसिकता नगर निगम का विकास, नगर क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं है। शहर का विकास अवरुद्ध करना और कहीं ना कहीं मेयर को दागी सिद्ध करना। अब की बार बोर्ड की मीटिंग में मेयर अगर थोड़ी लेट पहुंचे तो आपने अधिकारियों के साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। सारे अधिकारी धरने बैठे, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और दूसरे को नीचा दिखाना। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी कुछ पार्षदों को, और ठेकेदारी करनी। जब जब इनके निजी स्वार्थ सिद्ध होते हैं चुप हो जाते हैं, इनके निजी स्वार्थ नहीं सिद्ध होते तो ये बोलते हैं। लेकिन आपकी कुर्सी पे यानी कि मेयर की कुर्सी पे बैठने का पार्षदों ने भी आज प्रेस मीट की है। उन्होंने बताया कि 94 आर्टिकल के तहत मेयर की कुर्सी पे बैठ सकते हैं प्रस्ताव पास करके। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, उनकी जानकारी में नहीं है। सिर्फ महापौर जिस व्यक्ति को अधिकृत करेगा, अगर किसी कारण से महापौर वहां पर उपस्थित नहीं है तो नगर निगम महापौर द्वारा अधिकृत व्यक्ति नगर निगम बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। वो भी महापौर की कुर्सी पे बैठ के नहीं करेगा, बराबर वाली कुर्सी पे बैठ के उस कार्यक्रम, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। और पार्षदों में से तो जिसको महापौर नियुक्त करेगा सिर्फ वही कुर्सी पे, वो भी नहीं बैठेगा। ये उन्हें गलत जानकारी है, उन्हें अपनी जानकारी सही करनी चाहिए। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि 94 आर्टिकल के तहत। आप पढ़ के देखिए, उन्हें जानकारी नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं वो। जी, पार्षदों ने अभी, आपने तो अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचारों को निराधार बताया, लेकिन पार्षदों ने वहीं पे प्रेस मीट करके बताया कि मेयरी ने पूरे भ्रष्टाचार किए हैं। और कितने पार्षद थे वहाँ पे? क्या किए हैं भ्रष्टाचार, क्या किए हैं तो मुझे भी नहीं पता लगा अब तक। मुझे 4.25 साल में मेयर रहा, मुझे जानकारी नहीं हुई मैंने क्या भ्रष्टाचार किया। कुछ हो तो दिखाओ ना प्रमाण। मैंने कोई भ्रष्टाचार किया हो, कोई ऐसा कागज हो कि मैंने लिखा हो कि ये सड़क नहीं बनी और इसका भुगतान मत कर दो, ये सड़क खराब बनी इसका भुगतान कर दो। अरे मैंने तो लिखा कि इसका भुगतान रोक दो। रोकने के लिए तो 50 बार लिखा होगा, करने के लिए नहीं लिखा। भ्रष्टाचार तो कोई एक छोटी सी भी चीज़ उनके पास जो लगता हो कि मैंने कहीं भ्रष्टाचार किया है तो मुझे दिखाए ना। मेरे साहब, एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, यानी कि पार्षद पति हैं या फिर पार्षद बेटे हैं, बोर्ड मीटिंग में पार्षद आते थे जिनके द्वारा मतलब मीटिंग भंग की गई, क्योंकि आज तक एक ही मीटिंग के अलावा, जहाँ तक हमें भी जानकारी है, एक मीटिंग के अलावा कोई भी मीटिंग बोर्ड बैठक की सक्सेस नहीं हो पाई है। तो प्रतिनिधि आते थे या पार्षद स्वयं आते थे? के अंदर तो पार्षद ही बैठते हैं, ये सत्यता है कि प्रतिनिधि नहीं बैठते। कभी कभी दर्शक दृष्टिया में लास्ट में हम उनको बिठा देते थे, लेकिन बोर्ड बैठक में तो पार्षद ही बैठते हैं। तो फिर झगड़ा किस बात? झगड़ा लोग पार्षद लोग करते थे, पूरे शहर ने देखा, मीडिया ऑनलाइन चलाती थी। झगड़ा किस बात पे होता था कि एजेंडे पे चर्चा नहीं करनी, सिर्फ मेयर को और जो नगरायुक्त है उनको ब्लेम करना। जब नुपुर वर्मा नगरायुक्त थी तो उनको कोई ब्लेम नहीं करता था विरोधी पार्षदों में से। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनकी निजी स्वार्थ सिद्धि करती थी, उनमें एजेंसियां बांटती थी, उन्हें लाखों करोड़ रुपए कमवाती थी। जब एजेंसी बांटती थी तो सारे पार्षद जितने उनके ग्रुप के पार्षद थे उनके जय जयकार करते थे। अब शुक्ला जी एजेंसी नहीं बांटते तो इनका विरोध करते हैं। आर्थिक रूप से इन्हें लाभ चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसा करते। देखिए, आज भी जिन पार्षदों द्वारा 6 पार्षद वहां पर बैठे थे जिन्होंने प्रेस वार्ता, 6 में से पार्षद 4 पार्षद पति, मात्र 2 ही पार्षद। क्या पार्षदों को वहां पे नहीं होना चाहिए था? क्या मेरे विरोध में जो
पार्षद बहुत सक्रिय और उपद्रव मचा रहे थे, ऐसे 2 ही पार्षद थे, विवेक चौधरी और धीरज पाल, बाकी 4 तो पार्षद प्रति थे। मैं जनता से भी अपील करूंगा कि जिन महिलाओं को, क्योंकि सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की है, और आप सिर्फ उनका अपने महिलाओं का नाम लिखवा करके उन्हें पार्षद बना दें और सारा काम पार्षद पति करें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जो भी सक्रिय महिलाएं राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करती हैं, जनता को सिर्फ उन्हें ही वोट दें। चलते चलते लास्ट सवाल गौरव गोयल जी, जैसे आपने इस्तीफा दिया है, क्या बोर्ड जो सदन है वो भंग होना चाहिए या इसी तरीके से चलता रहना चाहिए? देखिए, मैंने तो मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बोर्ड को भंग करें, क्योंकि इन लोगों द्वारा भारी अनियमितताएं यहाँ पे की गई है। लेकिन फिर भी रुड़की नगर की जनता के सम्मान के लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये बोर्ड चला भी तो मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, माननीय धामी जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, नगर विधायक भाजपा के हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो मेरा विरोध कर रहे थे पार्षद लोग, ये भी सत्ता से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब शहर का बहुत अधिक विकास इन लोगों को करना चाहिए। इनको ऐसा लगता था कि महापौर कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा है, तो आज महापौर आपके रास्ते में रोड़ा नहीं है। शहर का विकास होगा तो मुझे वास्तव में खुशी होगी, क्योंकि मुझे इन लोगों से मतलब नहीं है, मुझे शहर की जनता से मतलब है। जनता का काम होगा तो मैं खुश हूँ। कहीं आपको मेयर बन के खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा कि आप निर्दलीय इलेक्शन लड़े, और लेकिन आप बीजेपी में पहले भी थे और मेयर बनने के बाद भी बीजेपी में आए, तो ऐसे क्या कारण बने कि बीजेपी ही पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया? देखिए, कुछ लोगों, हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से द्वेष करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे से भी सब लोग अच्छा मानने वाले नहीं हो सकते पार्टी में भी। तो कुछ लोगों ने विद्वेषवश मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा, लेकिन उन चीज़ों को मैं नहीं जाऊंगा, उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं तो जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, जीवन के अंतिम क्षण तक जनता के बीच रहूंगा और जनता की सेवा करूंगा। राजनीतिक दल में जाने का अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है। बाकी जो ईश्वरीय योजना होगी उस पर चलूंगा। बीजेपी से मन भर चुका आपका? देखिए, बीजेपी या कांग्रेस की कोई बात ही नहीं है। सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, जीवन भर समाज सेवा करूंगा, और राजनीतिक क्षेत्र में अभी जाने का कोई मन नहीं है। ये समय तय करेगा, ईश्वर की जो योजना होगी उस पर चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर गौरव गोयल, जिन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल मेरा राजनीति में जाने का कोई भी मन नहीं है, समाज सेवक हूँ, समाज सेवक ही रहूँगा, बाकी ईश्वर के हाथ में है। तो मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।